चीन ने पूर्वी लद्दाख में फिर से घुसपैठ की हिमाकत की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 29 और 30 अगस्त की रात को चीन के 500 सैनिक कारों और एसयूवी वाहनों में पूरी तैयारी के साथ पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पहुंचे, लेकिन भारतीय जवान चौकन्ने थे और चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। चीन के साथ विवाद को सुलझाने के लिए चुशूल में ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत भी हुई। 15 जून को भी लद्दाख के गलवान में चीन और भारत के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के करीब 40 सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन ने मारे गए सैनिकों का आंकड़ा छिपा लिया था। चीन से झड़प की इनसाइड स्टोरी भी सामने आई है। 29 अगस्त की रात को पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना को संदिग्ध गतिविधि दिखी। चीन के सैनिक जीप और एसयूवीज में आगे बढ़ रहे थे। भारत को चीन की चालबाजी की भनक लग गई थी, इसीलिए वक्त रहते जवानों ने पहले ही पोजीशन ले ली थी। ये झड़प पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक चोटी को लेकर हुई। चोटी LAC के इस तरफ यानी भारतीय सीमा में है, लेकिन उस पर कोई तैनाती नहीं थी। भारत को इस बात की भनक थी कि चीन उस चोटी पर कब्जा करने की फिराक में है। उत्तराखंड में तैनात विकास रेजिमेंट के बटालियन को लद्दाख भेजा गया। इस बटालियन की तैनाती पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर की गई। भारतीय जवानों ने वक्त रहते चोटी पर पोजीशन ले ली, जिससे उन्हें फायदा मिला और चीन को खदेड़ दिया गया। सीमा पर चीन की गुस्ताखी का भारत ने कड़े शब्दों में विरोध किया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने चीन को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। विदेश मंत्री ने कहा कि अगर चीन LAC में यथास्थिति को बदलने की लगातार कोशिश करता रहेगा तो भारत उसी की भाषा में उसे जवाब देगा। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम पर विदेश मंत्री ने ये बात कही। सीमा विवाद पर आज फिर से चीन के साथ ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत हो सकती है। इस बीच चीन ने सीनाजोरी दिखाई। चीन ने भारत पर ही घुसपैठ का आरोप लगाया है। चीन ने कहा कि वो सीमा पर जरूरी कदम उठा रहा है। चीन ने उल्टे भारत पर ही LAC को लांघने और उकसावे की कार्रवाई करने का आरोप लगाया। कश्मीर में आतंकवादियों ने फिर से सेना के काफिले पर ग्रेनेड से हमला किया। उनके निशाने पर सेना के काफिले की आखिरी गाड़ी थी, लेकिन निशाना चूक गया और ग्रेनेड फटने से 6 स्थानीय लोग घायल हो गए। सेना ने ग्रेनेड से हमला करने वाले आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया है। सोपोर में भी लगातार दूसरे दिन आतंकवादियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाया। बारामूला के पास ये हमला किया गया। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सुशांत केस में CBI की ताबड़तोड़ पूछताछ जारी है। आज एक बार फिर CBI ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया है। आज रिया की पूछताछ का 5वां दिन है। अब तक रिया से करीब 35 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। कल रिया से CBI ने करीब 9 घंटे सवाल जवाब किए। चौथे दिन 11 बजे से शुरू हुई पूछताछ रात को 8 बजे तक चली। सूत्रों की माने तो रिया ड्रग्स को लेकर ठीक से जवाब नहीं दे पा रही हैं। कल CBI के बार बार सवाल पूछने पर रिया भड़की नजर आईं। रात 8 बजे रिया DRDO दफ्तर से घर के लिए रवाना हुई, जहां घर पर लगी भीड़ के बाद रिया ने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन का रुख किया और पुलिस से सुरक्षा मांगी, जिसके बाद पुलिस की मदद से रिया अपने घर पहुंच सकी। रिया के अलावा कल CBI ने 7 और लोगों से पूछताछ की। रिया के भाई शौविक से कल 5वीं बार सवाल जवाब किए गए। वहीं आज भी शौविक को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा जया शाह, दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती और बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से सवाल जवाब किए गए। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह ने इंडोनेशिया का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें स्क्रीन पर सुशांत को इंसाफ दिलाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा एक और रांची का पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें सुशांत दिव्यांग बच्चों के साथ वक्त बिता रहे हैं। ड्रग्स केस में ED की भी ताबड़तोड़ जांच जारी है। कल ED ने गौरव आर्या से कई घंटों की पूछताछ की। वहीं आज भी ED ने गौरव आर्या को पूछताछ के लिए बुलाया है। रिया की ड्रग्स के चैट में गौरव आर्या का जिक्र हुआ था। इसके अलावा कुणाल जानी से भी ड्रग्स को लेकर पूछताछ की जाएगी। चौथे दिन रिया से ड्रग्स को लेकर सवाल जवाब किए गए, जहां वो ठीक से जवाब नहीं दे पाई। कुछ सवालों पर रिया गुस्सा होती दिखी। खासतौर पर ड्रग्स से जुड़े सवालों को लेकर रिया मुश्किल में दिखाई दी। पहले दिन CBI ने रिया से कुछ आसान और औपचारिक सवाल पूछे थे, लेकिन दूसरे दिन के बाद CBI के सवाल कुछ और सख्त और सीधे होने लगे। इसमें ड्रग्स से भी जुड़ी चैट को लेकर रिया जवाब देने में असहज महसूस कर रही हैं।
सबूतों को जुटाने के लिए दिन रात एक कर रही सीबीआई ने सोमवार को एक बार फिर से सुशांत के घर का रुख किया। यहाँ मौत से जुड़ी कुछ कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की गई। क्राइम सीन का रिक्रिएशन सीबीआई पहले कर चुकी है। अब इस मामले के कुछ और अहम किरदारों से लंबी पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर सीबीआई एक बार फिर से सबूतों की तलाश में सुशांत के फ्लैट पहुंची। सुशांत की मौत मिस्ट्री पर एक और खुलासा हुआ है। परिवार कहता रहा है उसको सुशांत की बीमारी या डिप्रेशन के बारे में कोई खबर नहीं थी और ना ही रिया ने कुछ बताया, लेकिन अब लग रहा है कि सुशांत की बहनों को इसके बारे में पता था। आज तक के पास सुशांत की बहन प्रियंका का भेजा पर्चा है। असल में सुशांत और उनकी बहन प्रियंका के बीच चैट हुई थी जो 8 तारीख की है। इस चैट में खुलासा हुआ कि प्रियंका और सुशांत के बीच दवाओं और इलाज को लेकर बातचीत हो रही है। जिस वक्त प्रियंका और सुशांत के बीच ये चैट हो रही थी, रिया भी सुशांत के घर में ही मौजूद थी। असल में प्रियंका ने दिल्ली के एक डॉक्टर से सुशांत की बीमारी के बारे में राय भी ली थी। एक पर्चा उनसे लिखवाया गया था और सुशांत को भेजा गया था जिसमें कुछ दवाओं का जिक्र था। प्रियंका ने इसी पर्चे के बारे में सुशांत को बताया था। सुशांत इस चैट में ये भी कह रहा है कि बिना पर्चे के कोई दवाई नहीं देगा। इसके बाद प्रियंका कहती है कि अगर पर्चे का इंतजाम हो जाता है तो मैं कॉल करती हूँ। प्रियंका ये भी कहती है कि दवा के लिए कोई पूछे तो बता देना कि ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया था। इस चैट के सामने आने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि सुशांत के घर वालों को उनकी बीमारी के बारे में पता था। पहले उनके परिवार वाले दावा कर रहे थे कि सुशांत के डिप्रेशन के बारे में उन्हें कुछ नहीं मालूम था। सवाल रिया पर उठ रहे थे कि घर वालों को बिना बताए वो इलाज कैसे करा रही थी। सब खुलासा हो गया है कि उन्होंने जो भी कुछ कहा है आज तक सब झूठ निकली है, क्योंकि 2019 में नवंबर के महीने में जो भी उनके बारे में श्रुति से बातचीत हुई है। असल में सुशांत के लिए दवाओं का ये पर्चा दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर ने बनाया था। इन डॉक्टर का नाम है तरुण कुमार। सवाल उठ रहे हैं कि बिना मरीज को देखे ओपीडी से पर्चा कैसे बना दिया गया। हालांकि डॉक्टर ने आज तक के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। रिया चक्रवर्ती को लेकर एक और खुलासा हुआ है। खुलासा भी रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर हुआ है। नारकोटिक्स ब्यूरो को रिया के एक दोस्त पर भी शक है और उस दोस्त ने आज तक से बातचीत की है। रिया का ड्रग्स कनेक्शन उस कार से भी जुड़ा हुआ है जिसमें बैठकर वो ईडी के दफ्तर गई थी। सुशांत केस की जांच में जुटी एजेंसियों के रडार पर वो कार है जिसमें बैठकर वो पहली बार ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए गई थी। आखिरकार वो कार किसकी है? नारकोटिक्स ब्यूरो को शक है कि इस कार के मालिक और रिया के बीच ड्रग्स का कनेक्शन हो सकता है। इस कार के मालिक का नाम है सुवेद लोहिया। नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम जानना चाहती है कि रिया और सुदेव का आखिरकार क्या कनेक्शन है। रिया और सुदेव के बीच ड्रग्स को लेकर कनेक्शन की बातें कही जा रही हैं। आज तक के साथ बातचीत में सुवेद ने कबूल किया कि रिया चक्रवर्ती उसकी कार में बैठकर गई थी। आपको मेरे से एक ही गलती हुई, क्या मेरे फैमिली फ्रेंड है वो मेरी वो गाड़ी गए। आप लोग ने विदाउट वेरिफिकेशन करके आप लोग ने मेरे को क्या क्या बना दिया है। मेरा कुछ केस लेना देना नहीं। यस, both of them are my friends for over 10 years. सुवेद लोहिया मुंबई में एक बड़े मॉल में चलने वाले बार का मैनेजर है, लेकिन नारकोटिक्स ब्यूरो का मानना है कि इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। हालांकि सुवेद का सीधा ड्रग्स सिंडिकेट से कनेक्शन सामने नहीं आया है, न ही ड्रग्स बेचने और खरीदने को लेकर कोई केस सामने आया है, लेकिन कई बड़ी पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई को लेकर सुवेद पर शक है। लिहाजा नारकोटिक्स ब्यूरो इसकी कुंडली खंगाल रहा है। सुशांत केस के ड्रग एंगल की जांच अब नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो की टीम कर रही है। सुशांत केस में ड्रग एंगल की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। अब एनसीबी के राडार पर मुंबई के तमाम वो ड्रग माफिया हैं जो बॉलीवुड सितारों के बीच ड्रग की सप्लाई करते हैं। सुशांत की मौत में ड्रग कनेक्शन को लेकर एनसीबी की टीम को कुछ लीड भी मिली है। एनसीबी जल्द ही इस मामले पर कुछ और खुलासा करने वाली है। एनसीबी अब मुंबई में मौजूद उन ड्रग माफियाओं पर भी शिकंजा कसने जा रही है जो खास तौर पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच। इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर फारूक शेख उर्फ फारूक बटाटा। फारूक अपने शुरुआती जिंदगी में आलू बेचता था। वो अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों के संपर्क में आया और आज की तारीख में मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर है। फारूक मुंबई में MDMA के अलावा विदेशों से आने वाली ड्रग LSD, गांजा, बड कोकीन का सबसे बड़ा सप्लायर है। इसके अलावा नारकोटिक्स ब्यूरो के निशाने पर है बकुल चंदेरिया। बकुल मुंबई के फिल्मी सर्कल में ड्रग्स सप्लाई करने वाला बहुत पुराना चेहरा है। बॉलीवुड में LSD और कोकेन का वो बड़ा सप्लायर है। 2012 में मुंबई के जुहू में चल रही ड्रग्स पार्टी से उसे गिरफ्तार किया गया था। चंदेरिया ऑर्गेनाइज तरीके से ड्रग्स का सिंडिकेट चलाता है। चंदेरिया के कई बड़े फिल्मी स्टार के साथ फोटोज भी एजेंसी के पास हैं।
भारत रत्न और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज दिल्ली में अंतिम संस्कार होगा। आज दोपहर 2:30 बजे लोधी रोड स्थित शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। 84 साल की उम्र में कल उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रणब मुखर्जी के निधन पर मोदी सरकार ने 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया। पीएम मोदी के साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी शोक व्यक्त किया है। अंतिम दर्शन के लिए प्रणब मुखर्जी का पार्थिव शरीर उनके सरकारी निवास 10 राजाजी मार्ग पर रखा जाएगा। सुबह 9:15 पर प्रधानमंत्री मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी प्रणब दा को अंतिम विदाई देंगे। सुबह 10 से 11 बजे के बीच मंत्री सांसद उनके अंतिम दर्शन करेंगे। श्रद्धांजलि सभा में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। प्रणब मुखर्जी के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी दुख जताया। उन्होंने प्रणब मुखर्जी के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि प्रणब दा 5 दशकों से अधिक समय तक सार्वजनिक जीवन, कांग्रेस पार्टी और केंद्र सरकार का अभिन्न अंग रहे हैं। प्रणब मुखर्जी के निधन पर राहुल गांधी ने भी दुख व्यक्त किया है। प्रणब मुखर्जी के निधन पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने भी आज राज्य में शोक घोषित किया है। आज सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। पश्चिम बंगाल पुलिस दिवस समारोह भी 2 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रणब मुखर्जी का निधन दिल्ली के आरआर अस्पताल में हुआ। कोरोना के संकट काल में भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। अप्रैल-जून तिमाही में देश की जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई है, जो 40 सालों में सबसे अधिक है। जीडीपी गिरावट पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की हर चेतावनी को नजरअंदाज करते रहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट है। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि जिन स्कूलों ने ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी अतिरिक्त फीस ली है, उसे फौरन अभिभावकों को वापस करें। जिन स्कूलों ने फीस वापस नहीं की, उनके खिलाफ दिल्ली सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। दिल्ली के शिक्षा विभाग ने 18 अप्रैल को आदेश जारी किया था कि कोई भी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अतिरिक्त फीस न वसूलें। तमाम अभिभावकों ने शिकायत की है कि स्कूल अतिरिक्त फीस मांग रहे हैं, जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को 5 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे अदालत में हाजिर होने को कहा है। अदालत ने गृह मंत्रालय को इसके लिए सभी इंतजाम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उसी दिन माल्या की सजा पर भी बहस होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अवमानना का दोषी पाया था, जिसके बाद माल्या ने पुनर्विचार याचिका लगाई थी, जिसे अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर कोर्ट और जजों की अवमानना के मामले में ₹1 का जुर्माना लगाया है। उन्हें अदालत ने जुर्माना भरने के लिए 15 सितंबर तक का वक्त दिया है। अगर इस दौरान जुर्माना नहीं भरा तो 3 महीने की जेल होगी और 3 साल तक प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी जाएगी। अदालत के आदेश के बाद प्रशांत भूषण ने कहा है कि वो जुर्माना भी भरेंगे और कोर्ट के आदेशों को चुनौती भी देंगे। उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने घर पर ही खुद को क्वारंटीन किया है। दरअसल उनके स्टाफ के कुछ लोगों को कोरोना संक्रमित पाए जाने पर उनका कोरोना टेस्ट हुआ था। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए गाजियाबाद में 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। जो लोग धारा 144 तोड़ते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम अजय शंकर पांडे ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। महाराष्ट्र के भंडारा और गोंदिया जिले में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। वैनगंगा नदी उफान पर है और बाढ़ की वजह से भंडारा जिले के करीब 30 गांव, जबकि गोंदिया के 58 गांव टापू बन गए हैं। मूसलाधार बारिश और बाढ़ में कई मकान जमींदोज हो गए हैं।
तमाम सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से आवाजाही बंद करनी पड़ी है। मुंबई कोलकाता नेशनल हाईवे और नागपुर हाईवे को बंद करना पड़ा है। महाराष्ट्र सरकार ने मध्य प्रदेश पर बिना चेतावनी दिए संजय सरोवर से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गोसी खुर्द बांध में अपनी क्षमता से ज्यादा पानी भर चुका है, लिहाजा बांध से पानी छोड़ना पड़ा है। इसकी वजह से जिले के 9 गांव टापू बन गए हैं। लोगों ने छतों पर शरण ली है। बाढ़ में हजारों हेक्टेयर फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ तैनात की गई है। पुणे में गोसी खुर्द बांध से 10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के कारण वैनगंगा नदी उफान पर आ गई है। नदी का पानी ब्रह्मपुरी तहसील की दर्जनों बस्तियां और गांव के लिए खतरा बन गया है। शहर का मुख्य मंदिर भी बाढ़ के पानी से घिरा है। बड़े बड़े मकान जलमग्न हैं और बाढ़ में फंसे लोगों को घरों से निकाला जा रहा है। कई लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश ने गुजरात में बाढ़ ला दी है। नर्मदा नदी में उफान की वजह से गुजरात में सरदार सरोवर बांध के 23 गेट खोल दिए गए हैं और 10 लाख क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से भरूच जिले में बाढ़ के हालात बिगड़ रहे हैं। शहर और गांव सभी बाढ़ से दो चार हैं। कहीं दुकानें, कहीं बाजार तो कहीं खेत खलिहान बाढ़ में डूबे हुए हैं। गुजरात के सुरेंद्र नगर में लहरों के बीच एक कार फंस गई। भारी बारिश के बाद पानी का बहाव इतना तेज था कि कार सवार की जान मुश्किल में अटकी थी, लेकिन गांव वालों ने दिलेरी दिखाई और कार सवार को लहरों से बचा लिया, लेकिन सैलाब में कार बह गई। सितंबर में भी मध्य प्रदेश में बाढ़ का ऐसा कोहराम जारी है जिससे चारों तरफ तबाही ही तबाही दिखाई पड़ रही है। विदिशा में बेतवा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। हाईवे पर पानी भरने से शहर का राजधानी भोपाल से संपर्क कट गया है। शहर के पार्क और शमशान घाट भी बाढ़ में डूबे हैं, जबकि कई गांव भी बाढ़ से घिरे हुए हैं। लोगों के घरों में रखा अनाज बाढ़ के पानी में खराब होने से आने वाले दिनों में खाने पीने की दिक्कत हो सकती है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में बाढ़ से हालात बुरे हो चले हैं। गांधी सागर बांध के गेट खोलने से पार्वती और चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसकी वजह से श्योपुर कोटा इंटरस्टेट हाईवे बंद करना पड़ा है। पार्वती नदी खतौली पुल के ऊपर से बह रही है, जिससे नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। बाढ़ की वजह से श्योपुर का राजस्थान से सड़क संपर्क भी टूट गया है। जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में मालन नदी उफान पर है। महेश्वर विकास खंड के कई गांव में बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे रास्तों में अब नावें चल रही हैं। करौंदिया खुर्द में कई लोग नदी के बहाव की वजह से फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। पथराड़ में मालन नदी को तैरकर पार करने की कोशिश में एक शख्स डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी की लहरें लगातार जमीन को निगलती जा रही हैं। कटान की वजह से तराई के कई गांव में दहशत है। नदी कई घरों को बहा ले जा चुकी है। डर के मारे नदी किनारे बसे गांव के लोग घर खाली कर सुरक्षित स्थानों को कूच कर गए हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण गंगा नदी तेवर दिखा रही है। काशी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे खतरे के निशान के करीब आ गया है। खतरे को देखते हुए जल पुलिस ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। अब दिन में 3 बार गंगा नदी में गश्त की जा रही है।
जल पुलिस घाट किनारे बसे लोगों और सैलानियों को नदी से दूर रहने के लिए लगातार चेतावनी जारी कर रही है। गंगा जी में तेज बहाव है, अतः आप लोग बोट का संचालन किसी भी हाल में नहीं करेंगे। देश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 78,512 नए मामले सामने आए हैं और इस तरह कुल मामलों की तादाद बढ़कर 36 लाख के पार पहुंच गई है। 24 घंटे में कोरोना से 971 लोगों की जान गई है। देश में अब तक कोरोना से 64,469 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के हर रोज नए केस 75,000 से ज्यादा सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के तकरीबन 12,000 केस सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच आज से जेईई मेन की परीक्षा शुरू हो रही है। परीक्षा पर काफी विवाद हो रहा था, लेकिन सरकार ने इस पर पीछे हटने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने भी परीक्षा को हरी झंडी दे दी थी। परीक्षा के लिए काफी इंतजाम किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। कुछ राज्यों ने छात्रों के लिए मुफ्त सफर की सुविधा भी दी है। देश में अनलॉक 4 का दौर आज से शुरू हो रहा है। इसमें कुछ छूट दी गई है, लेकिन ज्यादातर छूट की मियाद 7 सितंबर और उसके बाद ही शुरू होगी। मेट्रो को 7 सितंबर से शुरू किया जाएगा। क्या होंगे इंतजाम, इस पर आज बैठक होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गाजियाबाद में धारा 144 की मियाद बढ़ा दी गई है। अब 30 सितंबर तक भीड़ जुटने पर मनाही होगी। गाजियाबाद में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कानपुर में मासूम बच्चे के साथ मारपीट करने वाली आया का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। इस वीडियो में बच्चे को आया पीटती हुई नजर आ रही है। बच्चे को इसी आया के भरोसे माता पिता नौकरी के लिए जाया करते थे, लेकिन जब बच्चा सहमा सहमा नजर आने लगा तो सीसीटीवी खंगाला गया। सीसीटीवी में वारदात देखकर परिवार के रोंगटे खड़े हो गए, जिसके बाद पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस ने आया को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के आरा में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस मामले में शिक्षक संघ और छात्र आमने सामने हैं। दोनों तरफ से केस दर्ज करवाया गया है। दरअसल 11 अगस्त को फिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर अमरेंद्र नारायण के साथ कुछ असामाजिक तत्वों और छात्र नेता ने मारपीट की थी। वहां के छात्रों की माने तो अमरेंद्र नारायण काफी टैलेंटेड प्रोफेसर हैं। अमरेंद्र नारायण ने कानपुर IIT से PG किया है, फिर उसके बाद अमेरिका से फिजिक्स में PhD की है। बिहार के बेतिया में मृत युवक मिला जीवित। पुलिस ने दिल्ली से आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। जमीनी विवाद में दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने के लिए हत्या का षड्यंत्र रचा था। पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए आरोपी युवक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यूपी के मिर्जापुर में एक शख्स की हत्या में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बेटे ने ही पिता की हत्या की थी। पैतृक जमीन में हिस्सा नहीं देने से नाराज बेटे ने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। हत्या में शामिल बेटे और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले अब 2,54,00,000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं इस महामारी से अब तक 8,50,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अमेरिका, ब्राजील और भारत इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित देश हैं। हांगकांग में लगभग 5 लाख लोगों का निःशुल्क कोरोना वायरस टेस्ट कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया है। ये कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। टेस्ट की इच्छा रखने वाले सभी लोग बिना किसी खर्च के कोरोना टेस्ट करवा पाएंगे। न्यूजीलैंड ने ऑकलैंड शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते महीने की शुरुआत में लगाए लॉकडाउन को हटा दिया है। इस फैसले के साथ सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में मास्क पहनना अनिवार्य किया है। अमेरिका के पोलैंड में ट्रंप समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसक झड़प हो गई।
जिसमें एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। इस हिंसा को लेकर अब राष्ट्रपति ट्रंप और जो बाइडेन के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिंजो आबे की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने शिंजो को जापान के इतिहास का महानतम प्रधानमंत्री बताकर उनकी प्रशंसा की। दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर हुई वार्ता के दौरान ट्रंप ने ये बात कही। टिकटॉक की बिक्री मामले में अमेरिका के बढ़ते दबाव के चलते चीन ने तकनीक निर्यात कानून में बदलाव किया है। अमेरिका ने एक नया कानून बनाकर टिकटॉक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। टिकटॉक की कंपनी बाइट डांस ने कहा है कि वो इस नियम का पालन करेगी। सिंगापुर में भारतीय मूल के नेता प्रीतम सिंह ने विपक्ष के नेता का पद संभालने के साथ ही इतिहास रच दिया। संसद ने सोमवार को उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी। प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी 10 जुलाई को हुए आम चुनाव में 93 में से 10 सीटें जीतकर सिंगापुर के संसदीय इतिहास में सबसे बड़े विपक्ष के रूप में उभरी है। सूडान की सरकार ने देश के 5 प्रमुख विद्रोही गुटों के साथ एक शांति समझौता किया है। सूडान दशकों से गृह युद्ध की चपेट में है। पिछले साल वहां के राष्ट्रपति उमर अल बशीर को सत्ता से उखाड़ फेंकने के बाद सिविलियन और सेना के प्रतिनिधि मिलजुल कर सत्ता चला रहे थे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।